ठीक है। आज हमारे साथ हैं हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव जी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद यादव जी से आज हम हरको बैंक और कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पहले तो हम बैंक की गतिविधियों पर चर्चा करना चाहेंगे। हरको बैंक किसानों से किस प्रकार जुड़ा है, किसानों के लिए क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, एक ही बैंक है जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हर प्रदेशों के। वो बनाए इसलिए गए थे, उनका एम और ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो किसानों को परेशानी आती थी, जो किसान किसी सूद के ऊपर व्यापारियों से पैसा लेते थे, अपनी फसल को बेचकर सूद के साथ वो पैसा वापस करते थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों का निर्माण किया गया था। और हर प्रदेश के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ये कि ये नीचे से पैक्स से शुरू हो के और यहाँ हरको बैंक का ये हेड ऑफिस है, यहाँ तक आते हैं और किसान अपना अकाउंट्स खोलते हैं। किसानों को जो योजनाएं हमारी बनाते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, तो उनको कम ब्याज के ऊपर लोन देना, जैसे हम 7% पे ब्याज पर उनको लोन देते हैं। उनकी फसल के हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 लाख तक का बनाते हैं। और किसान के पास जब फसल आती है, हर साल में 2 फसलें आती हैं, तो 6 महीने के बाद वो अपना पैसा जमा कर देता है और टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट जमा कर देता है, तो ब्याज भी नहीं लेते हम, क्योंकि केंद्र सरकार 3% ब्याज की रिबेट देती है और प्रदेश सरकार 4% की देती है। तो जो 7% लोन ब्याज के ऊपर जो लोन दिया है, वो भी उनको, यदि किसान अपना पैसा समय पर किस्तें जमा करता है तो उसको कोई, यानी 0% इंटरेस्ट के ऊपर हम लोन देने का काम करते हैं। जबकि व्यापारी 2%, 3%, 5% जैसी ज़रूरत होती थी, सूद के नाम पर वो किसानों को परेशान करते थे, किसानों को लूटने का काम करते थे। तो इन बैंकों के माध्यम से उस पर लगाम लगी है। और वो दूसरा जो है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया तो उसके जेब में पैसा है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, जब जाएगा अपना पैसा, उसको ज़रूरत होगी कैश करा लेगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा, खाद खरीदनी है, बीज खरीदना है, कुछ और खरीदना है। तो इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस कोऑपरेटिव बैंक को बनाया गया था और ये अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। हर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, हरियाणा में नहीं, काफ़ी जगह आप प्रॉफिट भी में भी हैं और एक अच्छा काम हो रहा है। किसानों को भी लगता है कि हमारा कोई बैंक है। अब जो है इसके अंदर आप के दिमाग में होगा कि भाई और क्या अच्छा होने वाला है। तो अब जैसे हमारी 1.5 लाख तक की लिमिट है, तो इसको हम कुछ दिनों के अंदर योजना बनाई है कि इसको हम दुगनी करने वाले हैं, ये 3 लाख तक होने वाली है। हम अपने पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन करने वाले हैं। 724 के लगभग पैक्स हमारे पूरे हरियाणा में है, उनका कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा। यानी बहुत सारी, अब चूंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है और दूसरे कमर्शियल बैंक है, तो उनके मुकाबले पर लाकर हम बहुत जल्दी बैंक को खड़ा करने वाले हैं। और इसीलिए हमने अपने ATM वैन्स निकाली हैं। अब जगह जगह जाती हैं, किसान को अपना शहर में आने की जरूरत नहीं है, गांव में जाएंगे, अपना ATM पे जाएगा, जितने पैसे की जरूरत है निकालेगा। यानी बैंक को भी हम घर घर तक, किसान तक भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये सब बैंक की एक्टिविटीज़ हैं और इसको हम और तेज़ी के साथ इसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और कोई ऐसी योजना जो अभी भविष्य में ध्यान में रखकर आप बना रहे, जो किसानों के लिए है, आप कुछ उस पर प्रकाश डालना चाहें? हाँ, तो मैंने बताया ना, जैसा कि हम कभी तक 1.5 लाख की लिमिट किसानों की है, तो हम उसको बहुत जल्दी 3 लाख रुपए तक ले जाने वाले हैं। और बहुत सारे किसानों के हित के अंदर है, उनके खातों का दूसरा होता था, तो कंप्यूटराइज होने के बाद उनको बहुत सारी सुविधा मिल जाएगी। जो किसान अभी वंचित हैं, किसान क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड जिनको नहीं मिले हैं, अभी पिछले दिनों हमने बैठक करके भाई वो सबके पास वो पहुंच जाएं, उनको ये सुविधा मिल जाए, वो अपना पैसा हमारी ATM के माध्यम से निकाल सकें। तो इस तरह की बहुत सारी योजना समय समय पर उसमें सुधार, और जो जो चीज़ें लगता है कि ये भी हमको करना चाहिए, उस तरफ उनको योजना बना के और अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। चेयरमैन साहब, आपका बैंक किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है और इस समय देश में 3 कृषि सुधार कानून को लेकर आंदोलन भी कुछ लोग कर रहे हैं। आप तीनों कृषि सुधार कानूनों को किस तरह देखते हैं? क्या यह किसानों के हित में है, या ये पूरे आंदोलन को आपकी क्या, आंदोलन आपकी दृष्टि में क्या है? क्या इन आंदोलन का, इनको आप आंदोलनकारी मानते हैं या किसान है ये? देखिए, ये जो किसान के जो 3 कृषि कानून बिल मोदी जी की सरकार लेके आई है, ये बहुत दिनों से पाइपलाइन के अंदर था। मोदी जी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी। उस समय से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी बार बार कहा गया था कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम कृषि कानूनों के अंदर सुधार लेके आएंगे। और उसी की परिणति जो है मोदी जी ने की है, क्योंकि मोदी जी ने एक सपना देखा था और मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि इस देश के किसान रीढ़ की हड्डी हैं और जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है।
और उसी के मद्देनज़र मोदी जी ने पहले किसानों को 6,000 रुपये का मुआवजा एक तरीके से वो देने का काम किया। फिर हमारी हरियाणा सरकार ने 6,000 रुपये और दे के 12,000 रुपये खाते में साल में किसान को देने का काम किया। मतलब इस तरह की योजनाएं, कहीं भी एमएसपी की जो बात आप कर रहे हैं किसी कानून के अंदर, एमएसपी में हरियाणा और पंजाब ही ऐसे राज्य है जहां एमएसपी पर खरीद होती है और तो कहीं खरीद ही नहीं होती। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि किसानों के मन में शक था कि भाई ये एमएसपी होने के बाद खत्म कर देंगे एमएसपी, तो हरियाणा सबसे पहला राज्य था कि जो फसल आई इस कानून आने के बाद। और मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, दक्षिण हरियाणा में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, यानी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के अंदर वहाँ बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा गया तो 1,000, 1,100, 1,200 रुपये क्विंटल था। और हरियाणा सरकार ने बाजरा 2,150 रुपये पे खरीदा और दाना दाना खरीदा। जबकि हम ये सब लोग जानते हैं कि सरकार के काम वो बाजरा नहीं आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे हरियाणा के किसानों की, मेरे देश के किसानों की ताकत बनी रहे, उनके यहाँ समृद्धि आए, इसलिए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया। सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार का जो है जितना भी ये प्राकृतिक आपदा आई, सबसे पहले इतना पैसा कभी नहीं दिया गया जितना प्राकृतिक आपदा के नाम पर हरियाणा के अंदर दिया गया, हरियाणा के किसानों को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे मोदी जी ने संकल्प लिया था। भावांतर भरपाई योजना हम लोगों ने लेके आए, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये हमारा पहले से संकल्प था कि भाई हर खेत को पानी मिल जाए, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कानूनों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है, इसलिए वो भ्रामक प्रचार करके सिर्फ एक अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं। आम किसान, पूरे देश का किसान इसके समर्थन में खड़ा हुआ है और पूरे देश के किसान का एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता है, इसके बावजूद भी वो समर्थन में। और हरियाणा और पंजाब के किसान से गेहूं और धान जो है वो एमएसपी पर खरीदा जाता है। तो इसके बावजूद, क्योंकि एमएसपी बंद हो नहीं सकती, एमएसपी का सबसे बड़ा कारण है बंद इसलिए नहीं हो सकती कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण की प्रणाली है, जो दुकानें हैं, वो हमारे संविधान में दिया गया है कि भाई हर एक को रोटी देना सरकार का दायित्व है, सरकार उसके लिए कमिटेड है और सरकार ने संकल्प पत्र में कहा हुआ है कि हर पेट को खाना मिलेगा। तो उसके लिए हमारी जितनी भी कंट्रोल की दुकानें हैं वो दुकानें चलेंगी। वो दुकानों के ऊपर अनाज कहाँ से जाएगा? वो अनाज जाएगा तो वो खरीद किससे जाएगा? और वो अनाज खरीदा जाएगा तो एमएसपी पे खरीदा जाएगा। तो किसानों को ये समझना पड़ेगा कि एमएसपी कभी इस देश के अंदर से कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की गारंटी सरकार ने अपने संविधान में दी हुई है। आप कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, संसद में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है जो किसान हैं उनको समझाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई रणनीति बनाई है? क्या नड्डा साहब से कुछ जाट नेताओं की इस संदर्भ में मुलाकात हुई, तो क्या उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? या गुड़गांव में आप लोगों की बैठक हुई? देखिए, ऐसा है कि सरकार संवेदनशील सरकार है, मोदी जी की सरकार। और मैंने पहले भी कहा कि ये किसान इस देश की रीढ़ है। किसानों को समझाने के लिए हर स्तर पर उनके नेताओं को भी, जिन लोगों को सोते को तो आप जगा लोगे, लेकिन जागा हुआ यदि भ्रम के अंदर आंख बंद करके धोखा देना चाहेगा तो उसको कोई नहीं जगा सकता। और इस आंदोलन के पीछे यही हो रहा है कि जो किसान है वो समझने को तैयार है। 11 दौर की बैठक सरकार ने, मंत्रियों ने की कि यदि कोई संशोधन चाहिए तो संशोधन करने को तैयार हैं, इसको डेफर करना है तो डेफर करने को तैयार है। लेकिन एक जिद सिर्फ इस बात की कि भाई 3 कानून वापिस हो, 3 कानून वापिस हो, काले कानून वापिस हो। तो इसमें काला क्या है ये बता देना। वो कर देंगे, काला कानून है तो मोदी सरकार वो भी वापस कर लेगी, पर काला क्या है इन कानूनों के अंदर, ये बैठ के सार्वजनिक मंच के ऊपर बैठ के बात कर ले, सरकार के मंच के ऊपर बात कर ले, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के बात कर ले, मुझे भी कृषि का ज्ञान है, मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मुझे समझा दें कि भाई काला कानून क्या है। हम भी किसानों के साथ धरने में जाके बैठ जाएंगे, भाई ये काला है, सरकार इसको वापस करो। हम पार्टी के लोग ही बैठ गए। तो किसानों को समझना पड़ेगा, बुद्धि विवेक ज्ञान से अपना चलना पड़ेगा। हा हू करके किसी चीज का कोई रास्ता नहीं निकला करता है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और बातचीत के लिए सरकार खुले मन से उन लोगों को बार बार आग्रह कर रही है कि आओ। और इसको लगता है कि ये जिद छोड़ दो कानून वापस लेने वाली, और यदि इसके अंदर कहीं कोई आपको संशोधन चाहिए तो खुले मन से सरकार संशोधन करने को तैयार है। इससे ना किसानों का भला हो रहा है, ना इससे देश का भला हो रहा है, ना इससे आम आदमी का भला हो रहा है। ये बात किसानों को देर सवेर समझना पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता ना किसानों के पास है। और सरकार और पार्टी इसी बात के लिए बैठ के योजना है कि भाई किसानों को हम धीरे धीरे जाके उनको सारी बातों को समझा पाए। और हम लोगों ने इसीलिए जो है ये सत्य तथ्य और किसान आंदोलन के नाम पर हमने जो है ये पत्रक भी निकाला है। मैं इसकी कॉपी भी आपको देने वाला हूँ। और ये कापियों के माध्यम से हम किसानों को कि जो आपकी शंका है वो शंका का समाधान भी हम बता रहे हैं। भाई यदि किसान आपको बरगला के बात कर रहे हैं कि भाई ये संख्या इसके अंदर होनी है, तो हम ये बता रहे हैं कि ये संख्या तो निर्मूल है, ये तो कहीं है नहीं, उसका जवाब भी हम साथ के साथ दे रहे हैं। तो ये देश का किसान समझदार है, समझेगा, आज नहीं समझेगा कल समझेगा, और रास्ता सौहार्दपूर्ण ढंग से निकलेगा।
अच्छा, कुछ राजनीति से जुड़ी बातें। आप दक्षिणी हरियाणा से आते हैं और दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में आपका काफ़ी बड़ा कद है। तो आप हरको बैंक के चेयरमैन हैं, कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित आप डायरेक्ट जुड़ाव है। तो दक्षिणी हरियाणा में एक पानी को लेकर बड़ी समस्या है, थोड़ी किसानी को लेकर थोड़ी समस्या है। तो आप एज ए चेयरमैन उन किसानों से क्या कहना चाहेंगे, दक्षिणी हरियाणा के किसानों से? देखिए, किसानों से पहले तो मैं पंजाब की सरकार को, इस देश की सरकार को कहना चाहूँगा कि जो SYL का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का अकॉर्ड आ चुका है और इन्होंने खुदी हुई नहर को भी पंजाब के लोगों ने इसको भरवा दिया है। और पंजाब के किसानों के कि हरियाणा का किसान आपका छोटा भाई है, हरियाणा प्रदेश आपका छोटा भाई है। यदि किसान कानून की आप बात करते हैं तो आपको SYL की भी बात भी सुनना चाहिए और अपनी प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि क्यों विधानसभा के अंदर से ये ऐसे बिल को पारित करा रहे हो आप कि किसानों का पानी वो पंजाब के अंदर तो बह के जा रहा है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल का पानी, लेकिन जो दक्षिण हरियाणा है जिससे मैं आता हूँ, वहाँ के किसान आज भी पानी के बिना वो खेत सूखे हुए हैं। वो पानी आएगा तो किसका भला होगा? यदि हरियाणा के किसान आपके छोटे भाई हैं, आपका परिवार है, तो बड़े भाई का क्या कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई की सेहत का ध्यान रखे, उनके खेतों की सेहत का ध्यान रखे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बड़े भाई का जो रुतबा आपको हासिल है पंजाब के किसानों को, पंजाब प्रदेश को, वो छोटे भाई का ध्यान रखें। और जो छोटे भाई के घर के अंदर पानी पीने का नहीं है, डार्क जोन बनता जा रहा है, इतनी बुरी स्थिति के अंदर दक्षिण हरियाणा जा रहा है, छोटी छोटी जोत है वहाँ पर, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि या तो आर्मी के अंदर लोग हैं या उसी खेती के ऊपर आधारित हैं। तो इसका भी ध्यान रखें, इसका भी समाधान करेंगे तो ये प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा और भाईचारे के लिए भी अच्छा होगा। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा। चेयरमैन साहब, एक आखिरी सवाल। दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में कई सालों से देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत बनाम अन्य एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और एक स्वयंसेवक होने के नाते आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं और आप अपने को इस में कहाँ पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब राव इंद्रजीत सिंह साहब की बात कर रहे हैं तो पहले वो कांग्रेस के अंदर थे। 2014 चुनाव से पहले वो भाजपा में आए, भाजपा की टिकट पर वो सांसद चुने गए, केंद्र में मंत्री बने। 2019 में फिर पार्टी ने बहुत ज़्यादा वोटों से, सब लोगों ने, हमने समर्थन देके, ताकत लगा के मतदाताओं से आग्रह किया और मतदाताओं ने मोदी जी के नाम पर वोट देकर उनको सांसद बनाया। और राजनीति के अंदर छोटी मोटी बातें चलती होती है, कोई हमारे मनभेद नहीं है। ये राजनीतिक व्यवस्थाएं कई बार होती हैं कि एक दूसरे की बात को नहीं सिरे चढ़ा पाते, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी पार्टी दक्षिण हरियाणा के अंदर भी मजबूत है। राव इंद्रजीत सिंह साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी नेता हैं और ऐसा कोई भी कहीं विरोधाभास वाली बात नहीं। हम सब लोग साथ हैं और ये जो प्रचारित किया जा रहा है ये किसी तरह से भी इसको ठीक नहीं कहा जा सकता है। सब मिलके कर रहे हैं और पार्टी हमारी दक्षिण हरियाणा में और हरियाणा के अंदर मजबूत है। कहीं कोई किसी तरह की शक शुबे का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।